स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में आप अब तक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लाग्रांज फॉर्म उनको सॉल्व करने के कुछ डिफरेंट केसेस और उसके बाद आपने स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड का स्टडी किया था। राइट नाउ हम उसके आगे स्टैंडर्ड थर्ड फोर्थ एंड देन चारपीट मेथड, ये तीन टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, स्मॉल p का मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स, स्मॉल q का मतलब डेल जेड अपॉन डेल वाई। ये लगातार मैं आपको टॉपिक्स में बता रहा हूँ। ये सिंबल है, नोटेशन है जो पार्शियल डेरिवेटिव में डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज़ हो रहे हैं, आप ध्यान रखें। जो हम आज स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड ले रहे हैं, इसमें आप जाने जो स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है वही रहता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई पी क्यू, यानी इसमें एक्स वाई और पी क्यू की टर्म्स होंगी। अब हम इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर कुछ इस तरीके से लिख पाएँ, क्या तरीका है ये आप हाईलाइट पार्ट देखें। फंक्शन ऑफ एक्स कोमा पी इक्वल टू अनदर फंक्शन ऑफ वाई कोमा क्यू, यानी पी और एक्स की टर्म एक तरफ, वाई और क्यू की तरफ, वाई और क्यू की टर्म एक तरफ सेपरेट अलग अलग लिख पाएँ इक्वल टू साइन के साथ, तो ये फॉर्म काफ़ी यूज़फुल बन सकता है सॉल्यूशन के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको दो पार्ट कंफर्म हो चुके हो, पहला तो ये कि एक्स वाई पी क्यू है दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में, दूसरा उस रिजल्ट को हम अलग अलग इक्वल साइन के साथ कुछ ऐसे लिख सकें कि एक्स और पी की टर्म एक तरफ हो और वाई और क्यू की टर्म एक तरफ हो, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरीके से मेथड यूज़ करेंगे कि ये जो दोनों रिजल्ट इक्वल बताया आपने, फंक्शन यानी f1 एक्स कोमा पी इक्वल टू f2 वाई कोमा क्यू, अगर ये दोनों इक्वल तो जरूर किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल रहे होंगे, ये हम एज्यूम करते हैं उसको इक्वल टू a मान लेते हैं। फिर उसके बाद जो फर्स्ट रिजल्ट है फंक्शन ऑफ एक्स कोमा पी इक्वल टू a लेकर p की वैल्यू निकालते हैं x और a की टर्म में, और ऐसे ही जो सेकेंड फंक्शन था f2 वाई कोमा क्यू वो भी a के इक्वल था, तो वहाँ से हम q की वैल्यू निकालते हैं जो y और a की टर्म में आता है। फाइनली हमें p और q मिल जाता है। इन p और q की वैल्यू को हम एक रिजल्ट है dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, उसमें p और q की वैल्यू रख देते हैं, फिर हम इंटीग्रल करते हैं तो हमें इसका सॉल्यूशन मिलता है। तो इस थ्योरी को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझना चाहेंगे। कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है इस पे q इक्वल टू एक्स वाई पी स्क्वायर। आप देख रहे हैं कौन कौन है इस पे, p q एक्स वाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड का ही पार्ट है। तो हम कुछ एफर्ट ऐसा करें कि ये पार्ट अलग अलग हो। कौन कौन, p और x एक तरफ, y और q एक तरफ। तो देखिए हमने इसके सॉल्यूशन में ऐसे समझा है कि दो पार्ट ऐसे अलग हो रहे हैं, x इंटू पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन वाई इंटू ए। ये जब इक्वल हो गए तो ये कन्फर्म हो गया कि ये थर्ड फॉर्म में आगे सॉल्वेबल है। तो हम इसको, चूंकि दोनों इक्वल है, तो हम इसको एक वैल्यू a की टर्म के बराबर मान लेते हैं। एक थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये बीच में इक्वल साइन है क्योंकि एक्स पी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन रहा है, q अपॉन वाई। तो ये आगे a आ रहा है वो इक्वल टू के साथ है, इक्वल टू a। तो क्या होगा, p की वैल्यू मिलेगी रूट ऑफ a अपॉन एक्स और q मिलेगा a वाई। तो p और q आ गए a एक्स की टर्म में और a वाई की टर्म में। अब p और q की वैल्यू जो हमें मिली वो हमने रख दी डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। तो डी जेड इक्वल टू रूट ऑफ a बाई एक्स डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू थी a वाई, तो a वाई डी वाई। अब हमें सिंपली इनका इंटीग्रल करना है और आपका आंसर अवेलेबल है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है, सिंपलेस्ट एग्जांपल एग्जैक्टली उस मेथड के ऊपर। आइए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि आपको याद होगा स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट पे मैंने एक अलग टिपिकल प्रॉब्लम करवाई थी, वैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड में एक टिपिकल एग्जांपल है, क्योंकि हमने कहा था कि पी क्यू एक्स वाई होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में पी क्यू एक्स वाई के साथ जेड भी आ गया है। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड में, फिर जाके सॉल्व होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखें पहले। जेड स्क्वायर विथ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं जेड डी जेड इक्वल टू डी जेड। कैपिटल लेटर्स जो दिख रहे हैं आप उस पर विशेष ध्यान रखना कि जेड स्मॉल लेटर में आ रहा है और जहाँ कैपिटल अलग मार्किंग है जेड की, ध्यान रहे आपको। हम एज्यूम किया जेड डी जेड इक्वल टू डी जेड, इसका इंटीग्रल करेंगे तो बनेगा जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जेड। फिर हम जो आपका क्वेश्चन में देख रहे हैं जेड स्क्वायर के साथ में ब्रैकेट में पी स्क्वायर यानी मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर p का मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स है, जेड उसके साथ आ गया, तो
z इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू बना डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू पी। यहाँ पर हमने कैपिटल जेड लिया तो आगे सिंबल भी कैपिटल पी में लिया है। सिमिलरली जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू कैपिटल क्यू। तो ये जो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ध्यान रखें कहाँ कौन सा तरीके से लिखा जा रहा है। तो पी और क्यू का वैल्यू कुछ इस तरीके से हमने एज्यूम किया। तो फाइनली आपका जो दिया गया इक्वेशन था वो किस फॉर्म में चेंज हो गया, कैपिटल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड बन चुका है, क्योंकि इसमें सिर्फ पी क्यू एक्स वाई है, जेड को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो ये रिजल्ट स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद अगली टास्क ये है कि हम इस रिजल्ट को कुछ ऐसे लिखें कि पी और एक्स एक तरफ हो, क्यू और वाई एक तरफ हो। तो देखिए पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, आपने इक्वेशन को कुछ ऐसे कन्वर्ट कर दिया है। और जब वो रिजल्ट सेम हो तो जरूर वो किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल रहे होंगे, तो हमने ए स्क्वायर एक टर्म एज्यूम कर ली और उसके इक्वल लिख दिया। तो इससे हम कैपिटल पी निकालेंगे, कैपिटल क्यू निकालेंगे। तो कैपिटल पी की वैल्यू बनती है आपके पास इससे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही आपकी जो क्यू की टर्म बनेगी वो बनेगी आपकी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ अंडर रूट। अब कैपिटल पी और कैपिटल क्यू की वैल्यू जो है वो हम रखेंगे डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ध्यान रखिए आपने जिनको भी सिंबल कैपिटल में चेंज किया है, जैसे कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कैपिटल जेड, तो वो सब उसी फॉर्मेट में चलते रहेंगे जब तक हम इनकी ओरिजिनल वैल्यू वापस ना लिख दें। तो आपने देख रहे हैं कि जो मैंने बोला टर्म डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसमें पी, क्यू और जेड तीनों ही कैपिटल लेटर्स में आ रहे हैं। तो ये जो सिंबल है उस पर विशेष ध्यान रखें, स्क्रीन पे क्या लिखा है देखें और बात को ध्यान से सुनते हुए सॉल्व करें। तो फाइनली हम यहाँ पर कैपिटल पी और कैपिटल क्यू की वैल्यू यहाँ से रखेंगे इस रिजल्ट में, और फिर हम इंटीग्रल कर रहे हैं। तो आपको 12th क्लास का इंटीग्रल का फॉर्मूला याद आ रहा होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्ट इंटीग्रल करना है। तो 12th क्लास में था आपका रिजल्ट, इंटीग्रल करने पे एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही 12th क्लास का इंटीग्रल में था वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, वाई या एक्स कुछ भी ले एक ही है, तो वो हम यूज़ करेंगे तो ये उसका सेकेंड रिजल्ट आ जाएगा। तो थोड़ा आप मॉडिफाई कर रहे हैं अगले पार्ट में, टू को कॉमन लेके अरेंज कर रहे हैं और सिंप्लीफाई करते हो, आपका एक नया रिजल्ट दूसरा आगे बन जाता है। तो सिंपली हमें इंटीग्रल करना और रिजल्ट को मॉडिफाई करके लिखना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें एग्जैक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड नहीं था। जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में भी एक ऐसी टिपिकल प्रॉब्लम बताई थी, तो इनको विशेष तौर पे तैयार करें कि ये एग्ज़ाम में आने लायक ज़्यादा है चांसेस इनके। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के एग्जाम में आया हुआ था, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब पी स्क्वायर क्यू इक्वल टू जेड क्यूब। इसमें आप देखें कि क्या हम मैनेज कर पा रहे हैं, पी और एक्स को एक तरफ और वाई और क्यू को एक तरफ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा चेंजेस हुआ है और आपका ये रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से बनता है। तो आप इसको भी उस फॉर्म में चेंज कर पाएंगे, पी और क्यू बन जाएगा, उसको आप पी और क्यू के लिए इक्वेशन में रखेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये रिज़ल्ट बनेगा। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म फोर्थ पे आते हैं, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू। ये क्लेरो फॉर्म है और इस क्लेरो फॉर्म को आप बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपने जो क्लेरो फॉर्म का पढ़ा है वो आपने पहले ही क्लासरूम में हम पढ़ चुके हैं इसको। तो उस तरीके से मिलता जुलता फॉर्म है, इसलिए उन्होंने लिखा है एनालॉगस टू क्लेरो फॉर्म। तो कंप्लीट इंटीग्रल निकालना आपको z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस फंक्शन ऑफ ए बी। कुछ नहीं किया आपने, अगर कंपेरिजन करें तो आप क्या देख रहे हैं कि p की जगह a रख दिया है, q की जगह b रख दिया है। तो p और q के रिजल्ट यहाँ चेंज होंगे और फिर ये रिजल्ट सॉल्व होगा। तो सिंपल कंसेप्ट, p इज डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू a एंड q इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू b। तो फाइनल आंसर पी एक्स क्यू वाई फंक्शन ऑफ पी क्यू क्वेश्चन, तो उसका आंसर पी एक्स प्लस क्यू वाई की जगह ए एक्स बी वाई एफ ऑफ ए बी। तो इस तरीके से हम कंप्लीट इसको कर पाएंगे। तो जो हाईलाइट किया हुआ है वो तो आपका क्वेश्चन है और उसका आंसर इक्वेशन नंबर 1 है, दैट्स ऑल। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हम यहाँ देखेंगे कि z की वैल्यू मिलेगी आपके पास पी एक्स प्लस क्यू वाई। यहाँ पर
हम जैसे पिछले थ्योरी में भी जस्ट आपको बताया कि P का वैल्यू और Q का वैल्यू हम कांस्टेंट लेंगे A और B या C1 और C2, तो वो रखें आपका आंसर आ जाएगा। यानी P और Q को रिमूव करना है, वहाँ पर कांस्टेंट लेना है। चलिए नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट मेथड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट चारपिट मेथड, जो बाकायदा एग्ज़ाम में बाई नेम आती है और एक बड़ा क्वेश्चन बनता है इस पर, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखें। इसकी इक्वेशन थोड़ी बड़ी है, उसको याद भी रखना है आपको। वी कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, नॉन लीनियर टर्म आ रही है, और ऑब्वियसली जब भी P और Q यानी डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये जब भी डिग्री 1 से ज़्यादा आएंगे तो वहाँ पर हमें नॉन लीनियर कंसेप्ट काम में लेना पड़ेगा। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और इसके लिए हम चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन याद रखेंगे, वो है dp अपॉन डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ माइनस साइन जो लिया है तो आप उसको बाहर कॉमन रखें, तो माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी, फिर आएगा माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू। मतलब कहने का ये है कि ये जो डी जेड के नीचे जो टर्म है वो दोनों में माइनस साइन है, ध्यान रखिए। इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू डी एफ अपॉन 0। देखिए यहाँ पे कैपिटल एफ आया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक रिजल्ट है जो आपको एग्जाम में लिखना होता है। थ्योरी पे नहीं जा रहे क्योंकि हमें इसमें कुछ थ्योरी डिस्कशन सिलेबस के लिए ज़रूरी नहीं। कैपिटल एफ भी यहाँ पर कहीं थ्योरी के अंदर यूज़ होता है, लेकिन क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो केवल और केवल स्मॉल एफ का ही रोल रहेगा, इसलिए आप फॉर्मूला जरूर पूरा लिखें, लेकिन जो लास्ट रिजल्ट है डी एफ अपॉन 0 एग्ज़ाम में एज ए इक्वेशन जरूर पूरा लिख दें, लेकिन इसका अगला स्टेप में इसका कोई रोल नहीं है। सो आप उसको लेके परेशान ना हो कि ये टर्म का क्या करना है। कैपिटल एफ थ्योरी में कहीं यूज़ होता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सीधा स्मॉल एफ ही यूज़ होता है। फिर हम इस इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हम P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1 और 2 से। बात समझिएगा, 1 यानी क्वेश्चन नंबर, 2 यानी चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। इन दोनों को आपस में मैनेज करके P और Q की वैल्यू निकालनी है, और P और Q की वैल्यू हमें डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रखना है। दैट्स ऑल। उसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस पर एक एग्जाम्पल लिया मैंने जो कभी एग्जाम में भी आया हुआ है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू। तो आप इसमें देख रहे हैं फंक्शन एक्स वाई जेड पी क्यू का जनरल फॉर्म माना जाएगा, और एग्जाम में वैसे आपको बहुत क्लियर बोला जाएगा इस मेथड के लिए कि सॉल्व बाई चारपिट मेथड। तो आप देखें सबसे पहले आप उस दी गई इक्वेशन को सब टर्म को लेफ्ट में ले आएँ, राइट हैंड साइड में 0 कर दें और उसका नाम रख दें स्मॉल एफ। स्मॉल एफ नाम रखने के बाद इस फंक्शन स्मॉल एफ का पार्शियल डिफरेंशियल करना है एक्स वाई जेड पी क्यू, इन पांचों टर्म्स के रेस्पेक्ट में आपको पार्शियल डिफरेंशियल करना है। तो फंक्शन एफ का डिफरेंशियल एक बार फिर बता रहा हूँ, एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, पी के साथ और क्यू के साथ 5 टर्म्स आपको निकालनी है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स यहाँ पी मिल रहा है, डेल एफ अपॉन डेल वाई क्यू मिल रहा है, डेल एफ अपॉन डेल जेड 0 मिल रहा है, डेल एफ अपॉन डेल पी आपको एक्स माइनस क्यू मिल रहा है, फिर कॉमा है, फिर डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू वाई माइनस पी। एग्ज़ाम में आपको जो मैंने अभी थ्योरी में जस्ट बताया था चारपिट का ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो आपको पूरा यूँ का यूँ एग्ज़ाम में लिखना है। उसके बाद ये जो अपने 5 डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव जो कैलकुलेट किए हैं इनकी वैल्यू रखनी है, और उसके बाद भले ही आपने देखिए 1 2 3 4 ये करीबन आपने 5-6 रिजल्ट लिखे हैं, और लास्ट में डी एफ अपॉन 0 भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसका कोई रोल नहीं है। और ये जो अब रिमेनिंग जो 5 रिजल्ट हैं उनको आप ध्यान से देखें, उनको कैसे यूज़ करना है। उनमें ये होगा कि हमें ज़रूरी नहीं है कि सब के सब रिजल्ट काम लेने हैं, हमें जो भी टर्म P और Q की वैल्यू निकालने में हेल्प करेगा हमें उन टर्म से मतलब है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट 2 टर्म्स है dP अपॉन P और दूसरा है dQ अपॉन Q, इन दो को अगर मैं यूज़ करूँ तो मेरा बनेगा log P इक्वल टू log Q प्लस log C1 इंटीग्रल करने से। तो मेरा फाइनली P और Q में रिलेशन आ रहा है, मुझे यही चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 2 आप देख रहे हैं P इक्वल टू QC1, क्योंकि आपने लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई की है। अब P की वैल्यू QC1 जो मिली इसको आप यूज़ कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको Q की वैल्यू मिलेगी y प्लस C1x अपॉन C1। अब Q की वैल्यू जो आपको मिली है उससे आप वापस P का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि आप याद रखिएगा कि 2 के अंदर
P जो डिफाइन वो भी तो Q की टर्म में हो रहा है, लेकिन Q की वैल्यू तो हमने ओरिजिनल निकाल दी है, तो इस Q की वैल्यू को वापस इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। तो P और Q इन टर्म्स ऑफ x, y, z कॉन्स्टेंट इनमें मिल सकता है। तो राइट नाउ इस प्रॉब्लम में P की वैल्यू x, y में मिल रही है। अब P और Q की वैल्यू आप रखेंगे dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। तो यहाँ पर रखने के बाद कुछ टर्म्स कॉमन निकल रही हैं, उनको अरेंजमेंट करके हमें इंटीग्रल करना है, और इंटीग्रल करते ही आपका आंसर अवेलेबल है। तो ये इसका आंसर मिलेगा जो आपके स्क्रीन पे है, और इजीली आप इंटीग्रल कर पाएंगे। थोड़ा सा मैनेजमेंट करना है यहाँ पे, और देन यू कैन गेट योर कंप्लीट रिजल्ट। याद रखिएगा, हम अभी तक जो स्टूडेंट फॉर्म फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये चारपिट मेथड पढ़ा है, इन पांचों ही टेक्निक्स में हम एक ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल। तो इन सब का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल भी है, कहीं सिंगुलर इंटीग्रल भी है, तो मैं उन पे नहीं जा रहा हूँ। आपके मेन रिक्वायरमेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन में मिलेगी वो मिलेगी फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल। तो इसको आपको ध्यान से सॉल्व करना है। ये कुछ मैंने असाइनमेंट दिए हैं, जो प्रॉब्लम जो मैंने लिखी है ये इनके आंसर भी हैं, और आप ध्यान रखना इनको चारपिट मेथड से ही सॉल्व करने का एफर्ट करें, उससे आपको कंप्लीट करना है। तो देख लें ध्यान से स्क्रीन पे क्या टर्म्स लिखी हैं, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे अपडेट करें, और थैंक यू।